Now we talk about the chapter called surface chemistry. सरफेस केमिस्ट्री में हमें 3 टॉपिक्स करने हैं. 3 टॉपिक्स में से पहला टॉपिक है एड्सॉर्प्शन, द सेकंड वन इज कैटालिसिस एंड द थर्ड वन इज colloids. So these are the topics that we are going to do in the chapter called surface chemistry. Before we get any further, we need to understand why are we dealing with surface. आखिरकार surface chemistry में important क्या है? Now, कुछ एक छोटे छोटे सवाल होते हैं जिसमें हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, बोलते हैं कि ये क्या हो गया. अब उनमें से एक टिपिकल सवाल है कि जब भी हम किसी सॉलिड की बात कर रहे होते हैं, देखो जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के अंदर हमारे पास एक फ्री सरफेस होता है. देयर इज वन फ्री सरफेस, और उस वन फ्री सरफेस के ऊपर होती है एक सरफेस टेंशन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. उसके अंदर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा. लेकिन जब हम किसी सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड के अंदर मल्टीपल सरफेसेस होते हैं. In fact, a solid could have any number of surfaces, free surfaces. तो जब हम किसी भी सॉलिड की अरेंजमेंट की बात करते हैं, अभी नेक्स्ट चैप्टर हमें सॉलिड स्टेट करना, तो जब हम उसमें अरेंजमेंट की बात करेंगे तो ये होता है कि इनफाइनाइट अरेंजमेंट. अरे भैया, इनफाइनाइट इज अ कंसेप्ट, इनफाइनाइट इज नॉट अ नंबर. तो इनफाइनाइट अरेंजमेंट भी कहीं ना कहीं तो फाइनाइट बनेगा, कहीं ना कहीं तो एंड होगा. तो जो पार्टिकल लास्ट पार्टिकल है पूरे सरफेस का, पूरे सिस्टम का, उसका क्या? उस पार्टिकल की वैलेंसी सैटिस्फाई नहीं होती. सो द पार्टिकल्स which are last particles of an arrangement, that is the particles on the corner, on the edge and on the surface, they have free valencies, they have unsatisfied valencies. And that is why the particles at the corner are the most reactive, क्योंकि कॉर्नर वाले पार्टिकल की वैलेंसी सबसे ज्यादा फ्री है, उसके बाद एज पर और उसके बाद सरफेस पर. So whenever we talk about any particle which is reacting, it starts from the corner, goes on to edge and then moves on to the surface, and then surface consume होता चला जाता है और धीरे धीरे वो सिस्टम बल्क में चला जाता है. So that is why we are talking about the surface. Is it clear? ठीक है. अब सरफेस की बात तो हमने समझ ली कि सरफेस के ऊपर फ्री वैकेंसीज होती हैं, वैलेंसीज फ्री होती है, तो इस वजह से वो ज्यादा रिएक्टिव होता है. तो कोई भी रिएक्शन हमेशा सरफेस, कॉर्नर, एजेस से स्टार्ट होता है. अब हम 2 टर्म्स की बात करेंगे. एक टर्म कहलाती है एडजॉर्प्शन, एक कहलाता है एब्जॉर्प्शन. ठीक है, दोनों मिला के इट इज absorption. ये कॉमन टर्म है, जहां कहीं भी कंफ्यूजन होता है कि एब्जॉर्प्शन है या एब्जॉर्प्शन, सीधा सीधा एब्जॉर्प्शन लगा देते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू. एब वर्ड इज टू ड्रिंक. ठीक है, कुछ पीने को एब बोलते हैं. तो absorption is when the system actually takes up another substance through it. तो वो है absorption. Adsorption is a phenomenon when the particles stay at the surface. अगर हम properly definition देना चाहें तो definition ये आती है अच्छा, कुछ terms हैं. एक है adsorbate, एक है adsorbent. ठीक है. The phenomenon in which the adsorbate concentration is maximum on the surface and decreases drastically as the distance increases from the surface towards the bulk is termed adsorption. ठीक है. जिसके सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होता है उसे बोला जाता है एड्सॉर्बेंट, और जो एड्सॉर्ब होता है उसे बोला जाता है एड्सॉर्बेट. क्लियर? ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लो यार.
हाँ कंफ्यूज है, पहले तो ये लिख लो, एब्जॉर्बेट द सब्सटेंस which gets absorbed is the adsorbate. ठीक है, एब्जॉर्बेट लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है, बट इस चैप्टर में वी आर स्पेसिफिकली डीलिंग विद द गैसेस एज एब्जॉर्बेट. तो हम स्पेसिफिकली गैसेस की बात कर रहे हैं. ओके, so adsorbate is the substance which gets adsorbed on the surface of a solid. Most often in this chapter we are dealing with the gases as adsorbate. Adsorbent, the substance on the surface of which adsorption takes place. हमारी क्लास में साकेत सर की क्लास चल रही है, मुझे नहीं अटेंड करना इसलिए. Okay, so that's what we have as adsorbate and adsorbent. As far as this chapter is concerned, the adsorbent is a solid. Okay. तो अब adsorption की definition. Adsorption is a phenomenon in which the concentration of adsorbate is the maximum on the surface adsorbent is the maximum on the surface and drastically decreases on moving towards the bulk away from the surface. Away from the surface. ठीक है? That is what we call as adsorption. अब बात करते हैं absorption की. A phenomenon in which the concentration of the absorbed material is constant throughout the bulk. ठीक है? सीधी भाषा में adsorption is a surface phenomenon whereas absorption is a bulk phenomenon. तो absorption के अंदर bulk इंपॉर्टेंट है, adsorption के अंदर surface. अब किस तरीके से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? अब डिस्टिंग्विश करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. Let us say we take a container और इस कंटेनर में हमने डाल दिया सिलिका जेल. सिलिका जेल यू माइट हैव हर्ड, वो पैकेट्स में निकलते हैं, छोटे छोटे पैकेट, सफेद रंग के पैकेट निकलते हैं. जूते लेते हो तो उसमें निकलते हैं, पर्स लेते हो तो उसमें निकलते हैं, वाटर बॉटल लेते हो तो उसमें लिखते हैं. अब तो पता नहीं हर जगह वो उसको पैकेट ऐसे ही डाल देते हैं और उसके ऊपर लिखा होता है नॉट टू बी इंजेस्टेड. कभी ना कभी उस पैकेट को फाड़ के देखा होगा, उसमें छोटे छोटे पत्थर निकलते हैं. ठीक है, वो पत्थर सिलिका जेल है. सिलिका जेल कैसे बनाई जाती है? मैंने आपको कल ही बताया था. सिलिका जेल क्या होता है? ठीक है, उसको
हीट कर दिया जाता है तो उसमें से वाटर वेपर निकल जाता है एंड देन वो जो पत्थर सा बन जाता है दैट बिकम्स अ वेरी गुड एब्सॉर्बेंट मटेरियल दैट टेक्स अवे द मॉइस्चर क्वाइट इफेक्टिवली। तो मॉइस्चर रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पे हमने सिलिका जेल के पीसेस डाल दिए। ओके, अब इसको कवर कर दिया एक बेल जार से। और यहां पर एक डिश के अंदर पानी रख दिया। ओके, एंड लेफ्ट इट फॉर सम टाइम। सिमिलरली ऐसे ही अरेंजमेंट बनाया और यहां पर एक डिश के अंदर रख दिया कैल्शियम क्लोराइड, अ गिवन मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, लेट्स से 5 ग्राम इसका रखा है, 5 ग्राम इसका रख दिया। और यहां पर भी पेट्री डिश लेकर पानी डाल दिया। लेफ्ट इट फॉर सम टाइम। लेफ्ट इट फॉर सम टाइम मतलब कि लेट अस से वी लेफ्ट इट फॉर अ डे और 2 days। क्या कर दिया? उसके बाद इसको निकाला, इसको बे कर दिया, इसको निकाला, इसको बे कर दिया। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि हमने फिर से सिलिका जेल लिया, अब उसको अच्छी तरह कूट दिया, यानी कि और छोटे पीसेस कर दिए। इसको भी पीट दिया, कूट दिया, छोटे पीसेस कर दिए। फिर से एक्सपेरिमेंट रिपीट किया एंड देन अगेन वी टुक द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हमें यह बताते हैं कि इस केस में जब हमने इसको कूट दिया, इसके पीसेस को छोटा कर दिया, देन द चेंज इन मास वाज हायर। जब इसकी बात करते हैं तो चाहे हमने इसका बल्क लिया, चाहे हमने इसके पीसेस लिए, द चेंज इन मास वाज द सेम। इससे ये हमें पता चलता है कि यहां पर द फिनोमिनन वाज सरफेस फिनोमिनन, क्योंकि मास तो दोनों में सेम रखा था। तो यहां पे क्योंकि हमने सरफेस इंक्रीज कर दिया तो ये फिनोमिनन चेंज हो गया, जबकि यहां पे इट वाज द बल्क फिनोमिनन, सो इट रिमेन्ड द सेम वेदर वी टुक अ स्मॉल पीस और वी टुक अ पाउडर्ड फॉर्म, क्योंकि अल्टीमेटली वो पूरा का पूरा बल्क में जाना ही था। Is it clear? So this is what we term as absorption and this is what we term as adsorption. Is it clear? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अच्छा अब एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक मेटल है जिसका नाम है एल्यूमिनियम, हमारे पास एक दूसरा मेटल है जिसका नाम है आयरन। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, आयरन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्ट करता है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्ट करता है टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड हियर एंड आयरन ऑक्साइड हियर। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बन जाता है। दोनों में केमिकल रिएक्शन है। अब दोनों में एक छोटा सा फर्क है। वो छोटा सा फर्क ये है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो यहां पर बनता है ये एल्यूमिनियम के सरफेस पे स्टिक कर जाता है और स्टिक करने के बाद एल्यूमिनियम के सरफेस को पैसिव बना देता है जिससे कि आगे रिएक्शन ना हो। इज दैट क्लियर? इट रिमेन्स ऑन द सरफेस। जब आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं तो ये जो आयरन ऑक्साइड बनता है जिसे हम रस्ट बोलते हैं, ये फ्लेकी होता है, मतलब कि ये बनने के बाद सरफेस से अलग हो जाता है और जब सरफेस से अलग हो जाता है तो इट एक्सपोजेस अ न्यू सरफेस फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस फर्दर। ठीक है, दो रिएक्शंस हैं, ये एडसॉर्प्शन है, ये एब्सॉर्प्शन है। फर्क समझ में आ गया? ये ऊपर से उतरता चला जा रहा है तो ये धीरे धीरे पूरे बल्क पे चला जाएगा, इट विल बिकम द बल्क फिनोमिनन। ये सरफेस पर है और सरफेस के ऊपर स्टिक करके वहीं रुक जाता है, तो सरफेस के अंदर, बल्क के अंदर इसका फिनोमिनन नहीं मूव कर रहा, तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस इज द हाईएस्ट एंड एज वी मूव अवे फ्रॉम द सरफेस इट ड्रास्टिकली डिक्रीजेस, बिकम जीरो। लेकिन यहां पर सरफेस के ऊपर है और ये फ्लेकी है तो अगला सरफेस जो एक्सपोज होता चला जा रहा है तो इट कीप्स ऑन मूविंग इनसाइड एंड द एंटायर बल्क बिकम्स रस्टेड। So rusting becomes a bulk phenomenon. It can be transferred, called as absorption. On the other hand, aluminium oxide coating remains on the surface, therefore it is called adsorption. अब एक बात बहुत अच्छी तरह अपने दिमाग में डाल देना, किसी भी किताब में जो मर्जी लिखा हो, adsorption में और absorption में सिवाय सरफेस और बल्क के कोई डिफरेंस नहीं होता। दोनों में कोई एनर्जी का डिफरेंस नहीं है, दोनों में कोई रिएक्शन का डिफरेंस नहीं है, दोनों के अंदर सिस्टमैटिक डिफरेंस, फिनोमिनल डिफरेंस यही है कि एक सरफेस पे रुक जाता है, दूसरा पूरे बल्क में चला जाता है। दैट्स इट।
इसीलिए मैंने आपको ये दो रिएक्शन बताए हैं, दो प्रॉपर केमिकल रिएक्शंस हैं, दोनों के अंदर प्रॉपर केमिकल रिएक्शन की एनर्जी इन्वॉल्व है, पर एक एड्सॉर्प्शन है, एक एब्सॉर्प्शन है. जस्ट बिकॉज दिस रिमेन्स ऑन द सर्फेस, दिस गोज इन द बल्क. इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? तो एड्सॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन में इतना फर्क है और कोई नहीं. पर अब हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे सिर्फ एड्सॉर्प्शन पर. हमारे पास एड्सॉर्बेंट है, एड्सॉर्बेट है. अब एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे एड्सॉर्बेट स्टिक करता है. स्टिक करने का मतलब है देयर आर सम फोर्सेस व्हिच आर होल्डिंग इट टू द सरफेस, some attractive forces, and we are talking about chemical phenomena, so of course they are chemical forces. Chemical forces in total हमारे पास 6 हैं. Dipole-dipole interaction, hydrogen bonding, weak van der Waals forces. Weak van der Waals forces further 3 categories है, वो हैं. Then we have other forces like we have ionic bond, metallic bond, covalent bond. आयन डायपोल इंट्रैक्शन भी होते हैं, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन भी होते हैं. सो दीज आर द फोर्सेस दैट वी हैव. जब हम इन फोर्सेस की बात करते हैं तो इसमें कुछ वीक फोर्सेस हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं. आयनिक बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, दीज आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस. द रेस्ट ऑफ द फोर्सेस लाइक वीक van der Waals forces, dipole-dipole interaction, hydrogen bonding and even ion dipole interactions, they are weak forces. ठीक है, क्लियर? एड्सॉर्बेंट, अगर एड्सॉर्बेट को आयनिक बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड से होल्ड करता है तो उसे हम कहते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन. और अगर वो उसे वीक van der Waals फोर्सेस, डायपोल-डायपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड और आयन डायपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन के थ्रू होल्ड करता है तो हम उसे कहते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन. इज इट क्लियर? ठीक है. तो यहां पर एड्सॉर्प्शन के अंदर हमारे पास दो कैटेगरी आ जाती है. वन इज कॉल्ड फिजिकल एड्सॉर्प्शन, अनदर वन इज कॉल्ड केमिकल एड्सॉर्प्शन. द डिफरेंस बिटवीन देम, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, द फोर्सेस आर वीक. नाउ आप लिख सकते हैं इट कुड बी कोवेलेंट और इट कुड बी वीक van der Waals forces, dipole-dipole interaction, hydrogen bonding, ion dipole interaction और आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन. देखो जहां कहीं पे आयन इन्वॉल्व है वहां उसे van der Waals फोर्सेस नहीं बोलते. van der Waals फोर्सेस आर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस. ओके, तो वीक फोर्सेस हैं. यहां पर इट इज कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड. दीज आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस. एक बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम फिजिकल प्रोसेस की बात करते हैं, वीक फोर्सेस की बात करते हैं, तो जब ये बॉन्ड बनते हैं तो इनमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी कम होगी. बॉन्ड तोड़ने में जितनी एनर्जी चाहिए वो भी कम होगी. तो यहां पे जो एनर्जी का चेंज है पर मोल वो कम है. ठीक है. सो इट इन्वॉल्व लो एनर्जी. अब लो एनर्जी इज अराउंड लेट्स से 4 to 40 किलोजूल पर मोल. थोड़ी ज्यादा हो सकती है, कोई थोड़ी कम भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये पर्टिकुलर रेंज है. ठीक है. पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां पे हाई एनर्जी चेंज है. हाई एनर्जी चेंज का सीधा सीधा मतलब ये है कि यहां पे इट इज ग्रेटर दैन 200 किलोजूल पर मोल बिकॉज इट्स एन एक्चुअल केमिकल बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड, तो जो भी कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड की एनर्जी है वही एनर्जी यहां पे इन्वॉल्व है. क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ओके. अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, लेट अस से आई हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड एक्टिवेटेड चारकोल. एक नाम होता है एक्टिवेटेड चारकोल, बहुत फेमस नाम है. मैं ये तो मान नहीं सकता कि आपने एक्टिवेटेड चारकोल नाम नहीं सुना होगा. सुना जरूर होगा एक्टिवेटेड चारकोल, हो सकता है देखा भी हो, पर देखने के बाद सोचा होगा
एक्टिवेटेड चारकोल खास क्या है? व्हाट इज स्पेशल इन इट? व्हाई इज इट कॉल्ड एक्टिवेटेड? कभी दिमाग में आता होगा पता नहीं यार इसके अंदर कौन सी चीज डाल के इसको एक्टिवेट किया जाता है, बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज है। और कई बार जादू भी दिखा देता है एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल की खासियत यह है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई कलर्ड सब्सटेंस है, लेट अस से आपके पास कोक है, ठीक है, थम्स अप है, कोक है, ड्रिंक्स है, 1 चम्मच एक्टिवेटेड चारकोल लो, उसमें डाल दो, वेट फॉर 2 मिनट्स, इट विल बिकम ट्रांसपेरेंट, कलरलेस। ये होता है। क्लियर? सारा रंग गायब हो जाता है। तो ये जो एक्वागार्ड वाले होते हैं ना, ये कई बार कुछ ज्यादा ही स्केप्टिकल कस्टमर होता है ना, तो लास्ट रिजॉर्ट होता है। फालतू का जो कस्टमर होता है, ये कैसे करेगा, वो कैसे करेगा, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, तो उसको जब लास्ट में बिल्कुल बोलती बंद करने वाली बात होती है ना, एक्वागार्ड लेकर उसके अंदर वो कोल्ड ड्रिंक मंगवाते हैं, सर कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पिलाओगे, कोल्ड ड्रिंक मंगवाता है, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, ऐसे डाल देते हैं और वहां से पानी निकल के आ जाता है। सर और क्या चाहिए आपको? बंदा फ्लैट, वाह क्या बात है, कर देता है, खरीद लेता है। एक्वागार्ड वाला बाहर आके कहता है, दूसरे को कोनी मार के बेच दिया। एक बार तो उसने कोक से पानी पी लिया, अब जिंदगी भर उसमें से पानी नहीं पी पाएगा। वो नॉर्मल टैप वाटर पीता रहेगा, खुश होता रहेगा कि ये साफ हो रहा है, क्योंकि एक्टिवेटेड चारकोल की एक कैपेसिटी है साफ करने की। अगर उसमें हाईली कंटामिनेटेड चीज डाल देते तो एक्टिवेटेड चारकोल कंज्यूम हो जाता है और उसके बाद वो यूज नहीं हो पाता। अब एक्टिवेटेड चारकोल है क्या? कहानी तो मैंने सुना दी, एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है? एनी आइडिया? पहले मैं तुमसे ही पूछ लूं। अभी पोरस कोल पोरस ही होता है, चारकोल पोरस ही होता है। ठीक है ना? आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, कुछ भी। चलो सुनो, देखो, जब चारकोल बनाया जाता है तो चारकोल बनाते हुए लकड़ी को हीट किया जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 200-300 डिग्री पर हीट किया जाता है। तो मैनी ऑफ द सब्सटेंस गेट डिकम्पोज्ड एंड दे आर रिलीज्ड आउट ए गैसेस, तो वो कार्बन का स्केलेटन बन जाता है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज नॉर्मल चारकोल। ओके, अभी जो नॉर्मल चारकोल बना है, इस नॉर्मल चारकोल को लेके 1000 डिग्री पे हीट कर देते हैं। कार्बन है, कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट 4000 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसको हीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज हीटेड इन वैक्यूम एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, समथिंग लाइक 1000 डिग्री और 1500 डिग्री। उस टेम्परेचर पर जो भी गैसेस उस सरफेस के ऊपर चिपकी हुई है, वो सारी की सारी गैसेस सरफेस को छोड़ देती है एंड दिस बिकम्स अ पोरस स्केलेटन ऑफ कार्बन। चारकोल वैसे भी पोरस इसलिए होता है क्योंकि वहां पे पूरा का पूरा एक कार्बोहाइड्रेट्स का स्केलेटन होता है, जिसमें से हीट करने के बाद आपने वाटर को रिमूव कर दिया, कार्बन वहीं का वहीं रह गया, तो इट बिकम्स अ पोरस स्केलेटन एंड इट हैज अ ह्यूज सरफेस एरिया। पाउडर किए बिना ही उसका ह्यूज सरफेस एरिया है। तो अब जब उसके ऊपर सारी की सारी गैसेस निकल जाती है तो सारा का सारा सरफेस फ्री हो जाता है एंड यू कैन से चारकोल एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ वेरी वेरी स्मॉल क्रिस्टल्स ऑफ ग्रेफाइट। तो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होने की वजह से हर क्रिस्टल का एक सरफेस एरिया है, तो इसमें ह्यूज सरफेस एरिया होता है। तो दिस बिकम्स एक्टिवेटेड चारकोल। कोई खास फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि नॉर्मल चारकोल को हाई टेम्परेचर पे हीट कर देते हैं सो दैट इट्स सरफेस बिकम्स एब्सोल्युटली फ्री टू टेक ऑन एनी अदर गैसेस। दैट इज टर्म्ड एज एक्टिवेटेड चारकोल। ओके, क्लियर? अब ये जो एक्टिवेटेड चारकोल है, लेट अस से मैंने इसको यहां रख दिया। जब मैं इसको यहां रखता हूं तो एक्टिवेटेड चारकोल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो ना सिर्फ सब्सटेंसेस को, जैसे कलर वगैरह को रिमूव कर सकता है, वो यहां से हार्मफुल गैसेस को भी रिमूव कर सकता है। जो एयर प्यूरिफायर्स सुने हैं तुमने? एयर प्यूरिफायर्स, इसमें है इतने फिल्टर, हेपा फिल्टर, वो फिल्टर, ये फलाना फिल्टर, ढमकाना फिल्टर, कुछ नहीं होता। उसके अंदर एक अल्टीमेटली एक कार्बन एक्टिवेटेड चारकोल की एक मेश होती है जिसमें एक्टिवेटेड चारकोल होता है, उसके अंदर से एयर को पास कर देते हैं। जब एयर को उसके अंदर से पास करते हैं तो जितनी भी गैसेस होती हैं, जितने भी फाउल स्मेलिंग गैसेस होती हैं, उन सबको वो एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब कर डालता है। हो गया एयर क्लीन और आप खुश होते रहते हो। कुछ भी नहीं है ये, जितने भी एयर प्यूरिफायर्स, वाटर प्यूरिफायर्स है, उनके अंदर सबके अंदर यही फिनोमिनन है। जो ओडर है, टेस्ट है, उसको रिमूव करने का काम एक्टिवेटेड चारकोल करता है। ओके, कर दिया, वो रिमूव कर लेगा। अब जब वो रिमूव करेगा तो यहां पर जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, दे हैव स्टक टू द सरफेस ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल थ्रू वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस।
वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस के ऊपर स्टिक कर रहे हैं तो सीधी सीधी बात यह है कि जिस किसी भी गैस का सरफेस एरिया बड़ा है वो आसानी से स्टिक करेगा। इज इट क्लियर? तो वो आसानी से स्टिक कर जाता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का सरफेस एरिया कोई बहुत ज्यादा नहीं है तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन उसके ऊपर ज्यादा स्टिक नहीं करते, लेकिन अगर क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड इन गैसेस की बात करते हैं तो ये स्ट्रांगली स्टिक कर जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड लेट अस से हम एल्यूमिनियम सरफेस की बात करते हैं। एल्यूमिनियम सरफेस की जब हम बात करते हैं तो एल्यूमिनियम सरफेस भी ऑक्सीजन को रिमूव करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उसके ऊपर कोटिंग बन जाती है, कोई प्रॉब्लम? अब देखो, अगर हम एक्टिवेटेड चारकोल के सिस्टम को हीट करते हैं, वापस हीट करते हैं, तो द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द कार्बन पार्टिकल्स इज मच मच स्ट्रॉन्गर than the attractive forces between the carbon particles and the adsorbed gases. तो जब हम उसको हीट करते हैं तो एड्सॉर्ब गैसेस आराम से इसमें से वापस निकल जाती है। आइडियली स्पीकिंग ये जो एक्टिवेटेड चारकोल का जो मेश है या एक्टिवेटेड चारकोल है उसको रीयूज किया जा सकता है इनन्यूमरेबल टाइम्स। वो अलग बात है, आपको ये कोई बताता नहीं है, वो सीधा सीधा उठा के उसको अलग करके दूसरा लगा देते हैं, कौन टेंशन ले, 150 रुपए के चक्कर में, ठीक है, तो वो निकाल देते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं एल्यूमिनियम सरफेस की बात करता हूं जिसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन चुका है, अगर मैं इसको हीट करने की बात करूं तो मजेदार बात यह है कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो एल्यूमिनियम के अट्रैक्टिव फोर्स से कहीं ज्यादा है। अगर इसको आप हीट करते हो तो हीट करते करते एल्यूमिनियम मेल्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम इवापोरेट भी हो जाएगा, पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड ब्रेक नहीं होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, क्योंकि केमिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर जो एनर्जी मैटर है, जो एनर्जी का मैग्नीट्यूड है, दैट इज सिमिलर टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द एड्सॉर्बेंट। हेंस chemical adsorption becomes irreversible. On the other hand, physical adsorption is reversible. Reason समझ में आ गया? ठीक है, so that's the another difference. ये reversible है और ये irreversible है। Is it clear? अब नेक्स्ट वन, ये जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, नो एक्सेप्शन। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि जब हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स टूटते नहीं है। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, हमारे पास दूसरा सिस्टम है, यहाँ पे इसके बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, जो भी है डायपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो भी है। अच्छा रिमेंबर, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, डायपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयन डायपोल इंटरेक्शन, दे आर नॉन डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। इन फोर्सेस को बनाने के लिए किसी भी बॉन्ड को तोड़ना नहीं पड़ता, बॉन्ड सिर्फ बनता है। इस वजह से जब भी यहां पे वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, डायपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व हैं तो प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि बॉन्ड बनने में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। जबकि अगर हम केमिकल बॉन्ड्स की बात करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डायपोल इंटरेक्शन, आप ये कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो देखो ये कह लो कि वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस समथिंग लाइक फ्लर्टिंग। यहाँ पे घूमने गए, चले यार तेरे साथ बैठ के चाय पी ली, उसके साथ कॉफी पी ली, वहां पे घूमने चले गए, वहां पे क्लब में चले गए, ये फ्लर्टिंग चलती है। उस फ्लर्टिंग का किसी एग्जिस्टिंग बॉन्ड से कोई लिंक नहीं है। लेकिन जब हम कोवेलेंट, आयनिक, मेटलिक बॉन्ड की बात करते हैं, इट इज मैरिज। मैरिज के अंदर पहले ये देखा जाता है, आर यू कमिटेड समवेयर? इफ यू आर, then you have to break the commitment first, then only this commitment will take place. In the same manner, जब कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड बनते तो पहले ये देखा जाता कहीं और बॉन्ड बना हुआ है। अगर बॉन्ड बना हुआ तो पहले उस बॉन्ड को तोड़ो, फिर ये बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड तोड़ने में लगती है एनर्जी और बॉन्ड बनने में होती है रिलीज एनर्जी। ये जरूरी नहीं है कि बॉन्ड बनने में जो एनर्जी रिलीज हुई है वो बॉन्ड टूटने की एनर्जी से ज्यादा हो, कभी कम भी हो सकती है। इज इट क्लियर? तो इसी वजह से फिजिकल एड्सॉर्प्शन विदाउट एनी डाउट इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, केमिकल एड्सॉर्प्शन मोस्ट ऑफन एक्सोथर्मिक होता है। क्लियर? लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जहां वो एक्सोथर्मिक नहीं है।
एंडोथर्मिक है। इज इट क्लियर? हाउ इज इट पॉसिबल? एक्सोथर्मिक में कुछ भी चल जाएगा, लेकिन एंडोथर्मिक में एंट्रोपी चेंज हैज टू बी पॉजिटिव, वरना एंडोथर्मिक में डेल्टा जी नेगेटिव नहीं होगा, प्रोसेस ही नहीं होगा। ठीक है? क्लियर? फॉर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस टू टेक प्लेस द एंट्रोपी चेंज हैज टू बी पॉजिटिव। एक्सोथर्मिक में दोनों चल जाते हैं। ठीक है? क्लियर? अच्छा, जब हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं और हम एग्जांपल ले रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सॉलिड, तो इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस, ये समझ में आ गया, दिस हैज टू बी एक्सोथर्मिक। ठीक है? और फिर एक और बात ये भी समझ में आती है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ द गैसेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सॉलिड, द एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज डेल्टा एस नेगेटिव। ठीक है? जब हम केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो जितने भी एग्जांपल आपको पता है दे ऑल आर एक्सोथर्मिक। जो भी आप सोच सकते हो आपको पता है, लेकिन हां एक एग्जांपल है which is actually endothermic, and that endothermic example is adsorption of hydrogen on the surface of glass or metals. वो एक एंडोथर्मिक फिनोमिनन है। उसका रीजन ये है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, तो जब एब्जॉर्प्शन किया जाता है मेटल के सरफेस पे या ग्लास के सरफेस पर, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने में जितनी एनर्जी लगती है उतनी एनर्जी एब्जॉर्प्शन में रिलीज नहीं होती। हाँ क्या हुआ? हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है। एक बात सुन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड। अब आगे बोल सर। जो गैस कांस्टेंट ए की वैल्यू होती थी, उसका बॉन्डिंग से कोई लिंक नहीं है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंटर है, इंट्रा नहीं है। कंफ्यूज क्यों हो रहा है? वैन डर वाल्स इज इंटरमॉलिक्यूलर एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज इंट्रा। इज दैट क्लियर? ठीक है? तो यहां पर फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई तुमसे पूछता है व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तो कोई दिक्कत नहीं है एक्सोथर्मिक बोलने में, पर अगर कोई ये देख लेना क्वेश्चन कौन पूछ रहा है और क्वेश्चन के पीछे मोटिव क्या है। तुम्हें क्या लगता है सारे एब्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक होते हैं? ऐसा अगर टोन है, नहीं नहीं सारे थोड़ी ना होते हैं कुछ जो एंडोथर्मिक होते हैं। अच्छा कौन सा? एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिसकी एनर्जी किसी और बॉन्ड से कंपनसेट नहीं होती, तो इस वजह से हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है? तो मोस्टली एक्सोथर्मिक बट एंडो ऑल्सो। ठीक है? जितने भी एक्सोथर्मिक हैं उनका डेल्टा एस नेगेटिव है। हाइड्रोजन का जो फिनोमिनन है ये होता ही इसलिए है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड टूटने की वजह से जो रैंडमनेस बढ़ी है वो कुछ हद तक इसे कंपनसेट करती है। क्लियर? तो हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन इज एंट्रोपी फेवर्ड, वो डेल्टा एस पॉजिटिव है, बाकी सब में डेल्टा एस नेगेटिव है। तो जब तक कोई तुमसे स्पेसिफिकली पिन चुभो के ना पूछे तब तक ये आंसर नहीं देगा, तब तक एक्सोथर्मिक डेल्टा एस नेगेटिव। इज इट क्लियर? ठीक है? अच्छा एक बड़ा मजेदार सा ग्राफ है, दिस ग्राफ इज कॉल्ड आइसोबार। आइसोबार का मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट, तो यहां पे प्रेशर कांस्टेंट रखा गया है। तो अगर हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन का आइसोबार बनाते हैं तो ये ऐसे जाता है।
ये टेम्परेचर है। अच्छा, एब्जॉर्प्शन मेजर करते हुए हम एक सिंपल सा वो यूज करते हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज टर्म्ड एज x by m, where x is the mass of the adsorbate and m is the mass of adsorbent. इसे रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हो सकते हैं। यू मे रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ मोल्स, यू मे रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ मास। हो सकता है मिलीग्राम पर ग्राम हो जाए, हो सकता है मिलीमोल्स पर ग्राम हो जाए, या मिलीमोल्स पर किलोग्राम हो जाए, एनीथिंग। ठीक है, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन का ग्राफ ऐसे जाता है। जब केमिकल एब्जॉर्प्शन के ग्राफ की बात करते हैं तो केमिकल एब्जॉर्प्शन का ग्राफ ऐसे जाता है। एनी सजेशन ऐसा क्यों होता है? आगे बोलो, पूरा बोलो। अगर सफिशिएंटली लो टेम्परेचर हो तो एक्टिवेटेड चारकोल हीलियम तक को एब्जॉर्ब कर डालता है। ये ग्राफ ऐसा क्यों है? दोनों ग्राफ है सामने, दोनों ही बता दो यार, दोनों में फर्क क्या है, यही तो पूछ रहा हूं मैं। बोलो भाई। दोबारा बोल। टेम्परेचर यहाँ तो कम होगा फिजिकली। क्यों? बढ़ने से। क्यों? सर बॉन्ड कम, स्ट्रेंथ कम होता है जो भी बना रहा है, मतलब अट्रैक्ट कम करेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कम। देखिए, एक बात सुन, अगर तुम ये कह रहे हो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है और उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो बात सिर्फ ये होगी कि वहां पर भी ग्राफ ऐसा ही आएगा, यहां पर भी ग्राफ ऐसा ही आएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि टेम्परेचर रेंज ज्यादा हो जाएगी। द आंसर दैट यू आर गिविंग मी दैट वुड डील विद द टेम्परेचर रेंज rather than the type of graph. मैं टेम्परेचर रेंज नहीं पूछ रहा हूं, मैं ग्राफ के टाइप की बात कर रहा हूं। दोनों में टाइप में डिफरेंस है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होना शुरू कर जाता है। ऑपोजिट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड डीजॉर्प्शन। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन में डीजॉर्प्शन शुरू हो जाता है। जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इनिशियली एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है, reaches a peak, and then with increase in temperature it starts decreasing. एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं। यार देखो, तुम आधी बात सही और आधी बात गलत क्यों बोलते हो? ये समझ में आ गया कि एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी बॉन्ड बनाने के लिए थोड़ी ना चाहिए, तोड़ने के लिए चाहिए। Chemical adsorption is chemical reaction, and chemical reaction involves breaking as well as formation of the bond. To initiate the reaction, we need to break the bonds first, and for that, increase in temperature would provide the activation energy, increasing the chemical adsorption. तो initially chemical adsorption temperature बढ़ने के साथ साथ increase करता है, reaches a maximum, और उसके बाद फिर से एंट्रोपी फैक्टर डोमिनेट करना शुरू करता है, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन कम होना शुरू हो जाता है। फाइन, वो अलग बात है कि इतने टेम्परेचर पर पहुंच के फिर
केमिकल एब्जॉर्प्शन रिवर्स करना जरा टेढ़ा काम होता है, रिवर्स होता नहीं है क्योंकि सारे बॉन्ड्स टूट जाते हैं, पर थियोरेटिकली ऐसा जाता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में बॉन्ड सिर्फ बनते हैं, उसमें सिर्फ एनर्जी रिलीज होती है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन हमेशा एंट्रोपी नॉन फेवर्ड होता है, तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वहां पे बॉन्ड बनने की टेंडेंसी कम होती चली जाती है, अट्रैक्टिव फोर्स उसके अंदर कम होते चले जाते हैं, एंड देयरफॉर डीसॉर्प्शन शुरू हो जाता है। इज इट क्लियर? फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए किसी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती। एनी कंफ्यूजन? ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे, ये क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा एक और चीज, जब हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो एक छोटा सा फिनोमिनन है, अभी के मौसम में ऑब्जर्व हो सकता है कि लेट अस से आप सुबह के 3 बजे के करीब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। तो तुम तो ड्राइव नहीं कर रहे होगे, तुम तो तभी ड्राइव करोगे जब घर से निकाल दिया जाएगा तुम्हें। ठीक है, पर लेट अस से कि तुम किसी के साथ कहीं जा रहे हो और तुम साथ में बैठे हो, अदर पर्सन इज ड्राइविंग एंड यू आर सिटिंग इन द फ्रंट सीट। तो जब गाड़ी ड्राइव होगी तो इस समय ये जो मौसम चल रहा है उसमें आप देखोगे कि धीरे धीरे गाड़ी की स्क्रीन पर फॉगिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे कार चलती चली जाएगी वो फॉग थिक होती चली जाएगी, विजिबिलिटी पुअर होती चली जाएगी, एंड देन यू हैव टू यूज द हीटर और एयर कंडीशनर और वो डिफॉगर एंड ऑल वॉट एवर यू वांट टू, बट यूज करने पड़ेंगे। नाउ इस फिनोमिनन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ग्लास शील्ड के ऊपर पहले एक पतला सा लेयर बनता है और फिर उस लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर बनते चले जाते हैं। क्लियर? यहां पर फिनोमिनन कुछ इस तरीके से है कि पहला लेयर तो बना वाटर का ग्लास पर, दूसरा लेयर बना वाटर का वाटर पर, और इस तरीके से लेयर के ऊपर लेयर बनते चले गए। पहला एड्सॉर्बेंट ग्लास था, नेक्स्ट एड्सॉर्बेंट वाटर है, ग्लास और वाटर के बीच में मे बी आयन डायपोल इंटरेक्शन है, और उसके आगे इट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर के सरफेस पे वाटर जब बनेगा वो भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो दिस ऑल्सो फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन मल्टी लेयर्ड होता है, एक लेयर बनने के बाद उसके ऊपर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर बनता जा सकता है। इज इट क्लियर? फिजिकल एब्जॉर्प्शन मे बी मल्टी लेयर्ड। कोई कंफ्यूजन? Physical absorption है बस type of attachment of water molecules नहीं, केमिकल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग केमिकल बॉन्ड नहीं है, यही तो बताया water molecules के बीच में। बेटा। हमने हाइड्रोजन बॉन्ड, वीक वैन डर वाल्स फोर्स, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, आयन डायपोल इंटरेक्शन को फिजिकल एब्जॉर्प्शन की रेंज में रखा है। देखो बात सिंपल सी है, सारी चीजें कंपैरेटिव है और फिजिकल और केमिकल के अंदर प्रॉपर डिमार्केशन हो जाता है। इतनी रेंज तक फिजिकल है, फिर उसके बाद एक खाली रेंज है, कुछ भी नहीं है, फिर उसके बाद ये शुरू हो जाता है, तो एक डिमार्केशन आ जाता है कि ये फिजिकल है कि केमिकल है। इज इट क्लियर? तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज मल्टी लेयर्ड। ओके, दूसरे केस में हम एल्यूमिनियम शीट की बात करते हैं। एल्यूमिनियम शीट पर जब लेते हैं तो एल्यूमिनियम शीट के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है। अब वो कोटिंग होने के बाद जब एल्यूमिनियम पूरा का पूरा सरफेस पे कंज्यूम हो गया, उसके बाद क्या एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन सकता है या ऑक्साइड फर्दर एब्जॉर्ब हो सकता है? मैं ये नहीं कह रहा कि उस पर एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बेंट, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कवरिंग बनी है वो केमिकल एब्जॉर्प्शन है, उसके ऊपर जो अगला लेयर बनेगा वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होगा। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज सिंगल लेयर, वो मल्टीपल लेयर हो ही नहीं सकता। एनी कंफ्यूजन टू दैट? ठीक है, अच्छा अब दो शब्द बता देता हूं आपको। एक होता है प्रेफरेंशियल, स्पेलिंग ठीक है, टी आता है,
ठीक, प्रेफरेंशियल। और दूसरा क्या फर्क है दोनों शब्दों में? डिफरेंशियल मतलब कुछ प्रेफर करेगा और सिलेक्टिव मतलब वही नहीं, मुझे समझ में आ गया तुम्हारी बात, क्योंकि मुझे इसका मतलब पता है, पर और किसी को समझ में नहीं आएगा। अगर हम सॉल्वेंट और एब्जॉर्बेट की बात करें तो एब्जॉर्बेट डिफरेंशियल है, मतलब उसकी प्रेफरेंस, मतलब अगर दो को कंपेयर करें तो कौन सा ज़्यादा एब्जॉर्बेट है, तो उन दोनों में एक एब्जॉर्बेट प्रेफरेंशियल है, उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है, पर जो एब्जॉर्बेंट है वो सिलेक्टिव है। वो यह प्रेफरेंस दोनों की होगी या फिर दोनों की ही नहीं होगी? एक की थोड़ी ना होगी। अब अगर एक मान ली तुमने कहा कि एक एब्जॉर्बेट है, प्रेफरेंशियल है, अब प्रेफरेंशियल है तो वो एब्जॉर्बेंट पर ही तो अटैच हो रहा है ना। एब्जॉर्बेंट सिलेक्टिव और एब्जॉर्बेट प्रेफरेंशियल, मतलब नहीं समझ में आया। दोनों चीजें या तो प्रेफरेंशियल होंगी या दोनों सिलेक्टिव होंगी। एक प्रेफरेंशियल एक सिलेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेफरेंस भी तो एब्जॉर्बेंट पर एब्जॉर्बेट की है ना। चलो एक, अब सुन सुन सुन, preferential and selective, the difference between the two is the same as the difference between shopping of men and shopping of women. ठीक है, बताता हूं फर्क क्या है। क्या हुआ? वही तो बता रहा हूं यार, समझा रहा हूं। तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है। आई एम एक्सपीरियंस होल्डर। देखो, जब आदमी शॉपिंग के लिए जाते हैं, अब तुम पता नहीं उस कैटेगरी में आते हो या नहीं आते हो, लेकिन जब जाते हैं, नहीं वो मुझे नहीं पता ना, तो जब जाते हैं तो एक बात होती है, घर से निकले दिमाग में चीज है मुझे ये लेकर आना है। आज जैसे कि मैं घर से निकला, मेरे को कंप्यूटर मार्केट जाना, तो मुझे पहले ही पता है कि मुझे 2 माउस लेकर आने, एक एलईडी लाइट लेकर आनी है, कंप्यूटर ठीक करवाना है, और ये चीज खत्म होने के बाद मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, मैं ब्लैंक हो जाऊंगा उसके बाद। ओके, तो वी ऑलरेडी डिसाइड कि ये चीजें हमें करनी है, और दुकान पे जाके हम दुकान वाले से बोलते हैं भाई साहब आपके पास ये है, दुकान वाला कहता है, हम कहते हैं दे दे, वो कहता है नहीं है, अच्छा थैंक यू, दूसरी दुकान पे पहुंच जाते हैं। सिंपल, क्लियर। व्हेनेवर द लेडीज गो फॉर शॉपिंग, फोन आता है, हाँ शॉपिंग के लिए चल रही है, अच्छा चलते हैं, कुछ था नहीं, चलते हैं, क्या लेना है दुकान में देख लेंगे। दुकान में पहुंच गए, जेंट्स शॉपिंग, भाई साहब ये दे दीजिए। लेडीज शॉपिंग, भाई साहब क्या है। ठीक है, दुकान वाले को पता है, ठीक है, उनको पता है क्या होना है। ओके, दुकान वाला ये नहीं पूछता आपको क्या चाहिए, मैडम ये है, ये है, ये है, ये है, वो दिखाता चला जाता है, सोचने का भी टाइम नहीं देता, क्योंकि उसको पता है दे हैव नॉट मेड अप देयर माइंड, दे आर गोइंग टू मेक द माइंड। तो वहां पे पूरी लिस्ट बनाई जाती है, ओके ये है, ये है, ये है, ये है, अच्छा भाई साहब इसको जरा साइड पे रखना, इसको हटाना, इसको राइट साइड पे इसको हटाना, ऐसे करते करते रिजेक्शन होता है, सिलेक्शन नहीं होता, रिजेक्शन होता है, रिजेक्ट किया गया, फिर 5-7 चीजें पड़ी हुई है, हाँ अब इसमें से चूज करना है, ये सबसे अच्छा लग रहा है, ये उसके बाद, फिर ये उसके बाद, ये लिस्ट बन गई, हाँ जी भाई साहब जरा दाम बताना, अब फिर रैंकिंग होती है उसकी। ठीक है, ये रैंकिंग भी स्यूडो रैंकिंग है, फॉर्मेलिटी है, पसंद आ चुका होता है, ले लिया होता है, उसके बाद रैंकिंग चल रही है, फिर अल्टीमेटली कोई एक चीज जरूरी नहीं है ली जाए, पर डिपेंड करता है, जरूरत किसी भी चीज की नहीं थी, पर जब आए हैं तो चलो कुछ ले लेते हैं।
ठीक है, वो एक जोक था ना कि एक जेंट से उसकी वाइफ ने कहा कि तुम्हारे पास वुलन सॉक्स नहीं है, तो चलो तिब्बतियन मार्केट चलते हैं, तुम्हारे लिए सॉक्स लेनी है। तो वहां पहुंचे, 2 घंटे शॉपिंग हुई, 3 घंटे शॉपिंग हुई। शॉपिंग के बाद 3 शॉल, 4 स्टोल, कुछ वुलन लेगिंग्स खरीदने के बाद एक आश्वासन दिया गया, यहां कलर अच्छे नहीं है, कहीं और से ले लो। देखो, दैट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस। मेन शॉपिंग इज सेलेक्टिव, दे डिसाइड बिफोर हैंड, ये लेना है और ये नहीं मिला तो कुछ नहीं लेना है। विमेन शॉपिंग इज प्रेफरेंशियल, जो है उसकी एक रैंकिंग बनाई जाती है कि पहले ये लेना है, फिर ये लेना है, फिर ये लेना है, और फिर लिया जाता है कि भाई अगर जो बजट लेके चले थे, वो भी बजट भी डिपेंड करता है कि आज जो सुबह पर्स में से पैसे निकाले थे उतने ही हैं, तो देख लेते हैं जो इसमें आ जाए। तो वो प्रेफरेंस होता है कि अगर बच गए तो ये भी ले लेंगे, नहीं बचे तो इसी से काम चला लेंगे। प्रेफरेंशियल एंड सेलेक्टिव। ठीक है, चलो एक और आइडिया देता हूं तुम्हें, उससे शायद तुम रिलेट कर पाओ। वो ये, शादियों में जब खाना खाया जाता है तो प्रेफरेंशियल होता है, जब रेस्टोरेंट में ऑर्डर दिया जाता है तो सेलेक्टिव होता है। समझ आई बात? जब आप घर पे बैठ के ऑर्डर देते हो तो ये खाना है तो ऑर्डर देंगे, तेरे पास है नहीं है, चल दूसरी जगह फोन मिलाओ। शादियों में क्या क्या है देख, लिस्ट बनती है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। क्लियर? तो प्रेफरेंशियल सिलेक्टिव क्लियर हो गया। फिजिकल एब्जॉर्प्शन प्रेफरेंशियल है। बहुत सारी गैसेस हैं, उनमें से किसका वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए ज्यादा है? जिसका वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए ज्यादा है, पहले वो गैस एब्जॉर्ब होती है, फिर उसके बाद अगर जगह बच जाए तो दूसरी, फिर तीसरी, इस तरीके से सीक्वेंस चलती है। और इसी वजह से जब हम यहां पे बात करते हैं फिल्टर की, जब हम यहां पे एयर फिल्टर्स वगैरह की बात करते हैं, एयर प्योरीफायर्स की बात करते हैं, तो वहां पे भी ये प्रेफरेंशियल चलता है कि हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो जिसका वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए सबसे ज्यादा, वो सर्फेस के ऊपर चिपक जाएगा, बाकी गैसेस निकलती चली जाएंगी। प्रेफरेंशियल। जब हम केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं वो होता है सेलेक्टिव। एल्यूमिनियम के सरफेस पे ऑक्सीजन की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग बनती है, एल्यूमिनियम सल्फाइड की नहीं बनती। सिल्वर के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग बनती है, ब्लैकनिंग होती है, सिल्वर कार्बोनेट नहीं बनता। कॉपर के ऊपर कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, कॉपर नाइट्रेट नहीं बनता, कॉपर क्लोराइड नहीं बनता, कॉपर ऑक्साइड नहीं बनता। प्रेफरेंशियल एंड सेलेक्टिव। Chemical adsorption is selective, physical adsorption is preferential. कभी कभी इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोल देते हैं कि केमिकल एब्जॉर्प्शन इज सेलेक्टिव एंड फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज नॉन सेलेक्टिव। मतलब कि जो मिल जाएगा वही चलेगा। Any kind of confusions here? So जिस गैस का ए ज़्यादा होगा उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी। बेटा गैस क्यों है? क्योंकि कम होती है। बात खत्म हो गई, आगे बोल। सर कंपेयर कर रहे हैं। कर ले कंपेयर। तो फिर जिसकी Physical adsorption is more like liquation. It's more like that only. जब आप गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाते चले जाओगे, गैस का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ते चले जाएंगे, तो गैस ही तो स्टिक करके लिक्विफाई होगी। वो एड्जॉर्बेंट का सरफेस है, प्रॉब्लम क्या है? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का एड्जॉर्प्शन से कोई अगेंस्ट थोड़ा जा रहा है, वो उसको फेवर ही कर रहा है। कि वो उनके बीच का बॉन्ड और सरफेस को। देख बेटा सुन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज फ्रेंडशिप। ही इज योर फ्रेंड। If I become your friend, then you are not going to break the friendship with him. ठीक है? Physical adsorption is friendship. कितने ही हो सकते हैं? Chemical adsorption is marriage. वहां दिक्कत है।
ठीक है, कोई कंफ्यूजन? So I think we have done with the difference between physical and chemical adsorption. Okay. अब physical and chemical adsorption के difference समझने के बाद कि क्या फर्क है दोनों में, now we are going to get along with something called the adsorption isotherms या isobars हैं, pressure constant, temperature changing. Now we are going to talk about isotherms, where we are going to keep the temperature constant and we are going to change the pressure. ठीक है? Okay. जैसे कि हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री इज ऑब्जर्वेशन. कितनी बार बता चुका हूं, बहुत बोर हो चुके होंगे इस तरफ से, लेकिन फिर भी वही चीज है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द adsorption observation. There was a person whose name was Freundlich. जर्मन नेम है, फ्रीउंडलिश नहीं होता, फ्राइंडलिश होता है. तो दिस इज फ्राइंडलिश. फ्राइंडलिश ने ऑब्जर्व किया एड्सॉर्प्शन को विद प्रेशर. अब एक बात का ध्यान रखना कि जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते चले जाते हैं, एड्सॉर्प्शन बढ़ता चला जाता है. दैट्स व्हाट हैपेंस. यहां पर उसने इस बात का ख्याल रखा कि एड्सॉर्प्शन वुड बी सिंगल लेयर्ड, मल्टीपल लेयर्ड एड्सॉर्प्शन नहीं. मल्टीपल लेयर्ड एड्सॉर्प्शन के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई नॉर्मल ग्राफ नहीं बन पाएगा, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आ पाएगा. तो वी टॉक अबाउट सिंगल लेयर्ड एड्सॉर्प्शन. आप ये भी कह सकते हो कि ही टॉक्ड अबाउट केमिकल एड्सॉर्प्शन. मतलब कि उसने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर उसने प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया, एड्सॉर्प्शन बढ़ता चला गया. तो केमिकल एड्सॉर्प्शन वुड बी सिंगल लेयर्ड, मल्टीपल लेयर्ड नहीं होगा. तो जब उसने ऑब्जर्वेशन किया तो इट वॉज अगेन x/m हियर, और यहां पर प्रेशर बढ़ता चला गया. तो जब उसने प्रेशर को बढ़ाया और उसको ऑब्जर्व किया तो उसको एक स्पेसिफिक ग्राफ मिला. इट वॉज दिस ग्राफ. अब इस ग्राफ के अंदर ऑब्जर्वेशन, उसने इसके कुछ हिस्से बनाए, स्पेसिफिक रीजन्स. एक रीजन ये था, यहां से यहां पर, जहां पे उसने ये कहा कि x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, x/m इज लीनियरली इंक्रीजिंग विथ प्रेशर. ठीक है. एक रीजन था इसके बाद, where x/m is equal to a constant. या आप ये भी कह सकते हैं कि इस रीजन में x/m is proportional to p raised to power 0. यानी कि प्रेशर पे इंडिपेंडेंट हो गया. ठीक है. ये एक पिक्यूलियर रीजन था जहां पे the x/m is increasing with pressure, but the increase is decreasing with increase in pressure. थोड़ा सा टंग ट्विस्टर सा है, ध्यान से फिर से सुन लो. This is the region in which x/m is increasing with pressure, but the increase is decreasing with increase in pressure. ठीक है. Velocity is increasing, acceleration is decreasing. Is it clear? तो ये वो सिस्टम है. तो यहां पर उसने कहा कि the x/m is proportional to decreasing powers of p. Decreasing power of p. मतलब ये कि x/m is proportional to p raised to power 1/n, where n is equal to 1,
टू इंफिनिटी। ठीक है, n बढ़ता चला जाएगा, ये पावर कम होती चली जाएगी, प्रेशर पे डिपेंडेंस कम होती चली जाएगी, अल्टीमेटली इट बिकम्स इंफिनिटी एंड इट बिकम्स स्ट्रेट। यहां पे 1 है, यहां पे इंफिनिटी है। ठीक है, अब इसी को लिखने का एक और तरीका है, x by m इज प्रोपोर्शनल टू p रेज टू पावर n, और ये n इज फ्रॉम 1 to 0। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए इन फ्राइंडलिश आइसोथर्म व्हाट इज n, तो प्लीज इक्वेशन देख लेना, सीधा सीधा चिपका मत डालना, क्योंकि n 1 to इंफिनिटी भी हो सकता है और 1 to 0 भी हो सकता है। स्टार्टिंग 1 ही है, लेकिन एंडिंग 0 भी हो सकती है, इंफिनिटी भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन विच एक्सप्रेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो उसमें ये नहीं पूछा जाता कि इन फ्राइंडलिश आइसोथर्म व्हाट इज n, ये नहीं पूछा जाता। इन द एक्सप्रेशन फॉर फ्राइंडलिश आइसोथर्म गिवन एज, पूरा एक्सप्रेशन देंगे, द n इज, एक्सप्रेशन देके n पूछते हैं। ठीक है, तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन। m मास ऑफ एब्जॉर्बेंट है। बेटा देखो, अब सरफेस तो मेजर करना पॉसिबल नहीं हो पाता ना। ऑलो भी होगा और पूरा भी होगा, तभी देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक पर्टिकुलर एब्जॉर्बेंट है, जैसे एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल में हम ये मान के चल रहे हैं कि हर पार्टिकल सिमिलर है, सेम ना सही, सिमिलर है, एवरेज सेम आ जाती है। ठीक है, तो अगर मैंने 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल लिया और 2 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल लिया, तो अब ये मान के चल रहे हैं कि 1 ग्राम और 2 ग्राम में सरफेस डबल हो गया। ठीक है, सरफेस मेजर नहीं किया जा सकता। छोटे छोटे पार्टिकल कैसे करोगे मेजर? तरीका क्या है? हमारे पास सरफेस मेजर करने का तरीका नहीं है ना। जब सरफेस मेजर करने का तरीका नहीं है तो कोई मेजरेबल क्वांटिटी के साथ ही तो रिलेट करेंगे। कैसे करोगे बताओ? हाँ, कैसे निकालोगे? 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल का सरफेस एरिया बताओ मुझे। स्फेरिकल थोड़ी ना, पाउडर्ड है। और पाउडर होने के बावजूद सारे के सारे पार्टिकल का साइज सेम नहीं है। नहीं, असम्पशन नहीं है, इट इज नॉट एट ऑल एन असम्पशन। पर मुझे तरीका बताओ ना, क्या गलती क्या है इसमें? अगर मैं ये मान के चलता हूँ, सुनो, अगर मैं ये कहता हूँ कि 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल का जो टोटल सरफेस एरिया होगा 2 ग्राम का उससे डबल होगा, इसमें गलत क्या है? 1 ग्राम का सर अलग अलग हो सकता है, अलग 1 ग्राम चारकोल का ही अलग अलग सरफेस एरिया हो सकता है। मेरे बात नहीं सुन रहा। 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल का जो सरफेस एरिया है 2 ग्राम का उससे डबल होगा, इसमें क्या दिक्कत है? मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि सारे पार्टिकल सेम है, ये बोला मैंने? नहीं। मैंने कब बोला कि ये डिफरेंट है? मैंने ये कब को बोला कि हर पार्टिकल का सरफेस एरिया सेम है? मैंने नहीं बोला। मैंने ये बोला कि 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल का जो सरफेस एरिया होगा 2 ग्राम का उससे डबल होगा, इसमें दिक्कत क्या है? मैं कह रहा हूँ 1 ग्राम चारकोल लेकर के उसके अलग अलग सरफेस एरिया के वो बनाए जा सकते हैं। यार मेरे पास एक बल्क है चारकोल का, 1 किलो का डब्बा लेके आया मैं एक्टिवेटेड चारकोल का, उसके अंदर से मैंने 1 ग्राम निकाला, डाल दिया, वे कर लिया। एक तरफ 2 ग्राम निकाला, वे कर लिया। ठीक है, तो 1 ग्राम का जो सरफेस एरिया होगा 2 ग्राम का उससे डबल होगा, इसमें क्या दिक्कत है? खत्म हो गया। हाँ, किसकी? बिल्कुल नहीं। क्या? देख बेटा, एक सिंपल सी बात सुन मेरी, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। मेरे पास एक आधा किलो का एक्टिवेटेड चारकोल का डब्बा है, ओके? मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, ओके? मैंने एक एक्सपेरिमेंट में 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल उसमें से निकाला, वे किया और एक्सपेरिमेंट में यूज कर लिया। लेट्स से कंपैरिजन ही सही। फिर उसके बाद मैंने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया और मैंने 2 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल लिया उसी डब्बे में से।
मैं ये कहता हूं कि 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल का जो सरफेस एरिया था 2 ग्राम का उससे डबल है, इसमें क्या गलती है? मैंने डेंसिटी, स्टेट ऑफ डिवीजन, सोर्स वो तो कॉमन रखा हुआ है ना। मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारे के सारे पार्टिकल का साइज सेम है, वेरिएबल है, लेकिन मैं तो एक एवरेज की बात कर रहा हूं ना। अगर एक छोटा पार्टिकल यहां होगा तो यहां पे एक बड़ा पार्टिकल भी होगा, इसी तरीके से 2 ग्राम में भी कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, एवरेज साइज तो सबका सेम आ जाएगा ना। तो अगर मैं मास से डील कर रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अगर लेट अस से मैं वुड चारकोल की बात कर रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम कहां आएगी? अगर मैं वुड चारकोल यूज कर रहा हूं, मैं बोन चारकोल यूज कर रहा हूं, मैं एनिमल चारकोल यूज कर रहा हूं, मैं ये कंप्रेस्ड चारकोल यूज कर रहा हूं, एक्टिवेटेड चारकोल यूज कर रहा हूं, अगर मैं अलग अलग चारकोल यूज करना शुरू कर दूंगा तो फिर मैं मास से कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। परफेक्ट है, वहां पे नहीं कर पाऊंगा, पर वहां पे तो चारकोल की वैरायटी चेंज हो गई ना। वो तो तुमने एड्सॉर्बेंट ही चेंज कर दिया तो ऑब्वियसली एड्सॉर्प्शन चेंज हो जाएगा। पर जब तक मैं एड्सॉर्बेंट का सोर्स, एड्सॉर्बेंट की नेचर सेम रखता हूं, तब तक मास यूज करने में क्या दिक्कत है? ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी कैन यूज अ क्वांटिटी विच वी कैन मेजर। आइडियली वी शुड बी मेजरिंग द सरफेस एरिया, बट कैन वी डू दैट? चलो हम सरफेस एरिया को भी यूज करने की कोशिश करते अगर मास में कोई प्रॉब्लम होती। जब मास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मास हम आराम से मेजर कर सकते हैं, तो व्हाई डोंट वी टेक इट बाय x बाय m? क्यों करें हम सरफेस एरिया की टेंशन? क्या हुआ बेटा? केमिस्ट्री इज प्रैक्टिकलिटी। क्लियर? ठीक है ना। और यहां पर हम मोल्स वगैरह की टेंशन में भी नहीं पड़ रहे, हम मास बाय मास ले रहे हैं। भाई एड्सॉर्बेंट जो है उसका मास ले लिया, एड्सॉर्बेट का भी मास ले लिया। जब हम इस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं तो यहां पे ना तो एड्सॉर्बेंट चेंज हो रहा है ना एड्सॉर्बेट चेंज हो रहा है। चेंज हम क्या कर रहे हैं? प्रेशर को। क्या फर्क पड़ता है? पहले एक्सपेरिमेंट ग्राफ की बात की थी, वहां पे टेम्परेचर चेंज किया था, प्रेशर भी सेम रखा हुआ था। क्या फर्क पड़ता है? समझ आई बात? तो केमिस्ट्री के अंदर जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्योरिटी, वी आर नॉट प्योरिस्ट, वी आर प्रैक्टिकल पीपल। प्योरिस्ट का मतलब पता है? प्योरिस्ट का मतलब ये होता है कि भाई इस काम को इसी तरीके से करना है, दूसरे तरीके से करना ही नहीं है, चाहे वो कितना ही अच्छा कितना ही बुरा हो। वो होते हैं प्योरिस्ट। ठीक है। अब जैसे कि साउथ इंडियन ट्रेडिशनल ब्राह्मण्स, दे आर प्योरिस्ट। जो इस साइड के ब्राह्मण्स हो गए या नॉर्थ इंडिया के, दे हैव बिकम प्रैक्टिकलिस्ट। वो प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करते हैं। अच्छा ये नहीं हो रहा, चल ऐसे काम चला ले। वो साउथ इंडियन ब्राह्मण्स, दे आर वेरी मच स्टिकिंग टू देयर ट्रेडिशन। ट्रेडिशन ठीक है गलत है वो सोचना ही नहीं है, ऐसे ही करना है, वो होता है प्योरिस्ट। केमिस्ट्री पीपल आर नॉट प्योरिस्ट। वो कहते हैं काम चलना चाहिए, सही है, काम प्रैक्टिकलिटी है, ये मेथड से सही आता है, लगाओ। इज इट क्लियर? अब किसी को कोई कंफ्यूजन इस बारे में? तो इट इज x by m, mass by mass, mass of the adsorbate per unit mass of adsorbent। ठीक है? कोई कंफ्यूजन? ठीक है ना? इस बार IIT मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पूछ लिया था x by m इस बार IIT मेंस में x by m आया हुआ था। पता नहीं एसिटिक एसिड having a concentration of 0.06 normals is put on a 3 grams of activated charcoal, the final concentration becomes 0.042 molar normal. So what is the absorption of acetic acid per gram of activated charcoal? सीधा सीधा क्वेश्चन था, आंसर 18 मिलीग्राम है। नहीं वो क्वेश्चन बेटा, मजेदार बात पता है क्या है? वो क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री का भी नहीं था, वो स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन था। 3 से डिवाइड करना था उसका मास निकाल के, बस। क्लियर? ओके,
इधर। इज इट क्लियर? ये ग्राफ है। चलो, अब तक मैं काफी देर से बकबक करे जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, समझाया जा रहा हूँ। अब तुम बताओ ऐसा क्यों है? तुम्हें लगता है मैं सारे क्वेश्चन का जवाब दे चुका हूँ और फिर मैं सवाल पूछ लेता हूँ? क्या भाई यार। एग्री? ठीक है, एक मिनट पहले हाँ अच्छा, एक मिनट। हम रेट और अमाउंट को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, सही नहीं है। x by m is not rate, x by m is amount. रेट आता है टाइम के साथ, यहां टाइम नहीं है। ठीक है, पहली बात, रेट वर्ड नहीं आएगा। अब जवाब दे। हमने एक सब्सटेंस लिया, ठीक है, पिस्टन है, गैस है, एड्सॉर्बेंट है, ठीक है, प्रेशर बढ़ाया। अब देखो होता क्या है, हमारे पास एक सिस्टम है पूरा, उसके अंदर हमने गैस ले रखी है, नीचे एड्सॉर्बेंट है, एड्सॉर्प्शन हो गया, प्रेशर हमें पता है। नाउ वी इंक्रीज द प्रेशर। इंक्रीज द प्रेशर सडनली करते हैं, इस लेवल पे ले आए, इतनी वॉल्यूम कर दी तो प्रेशर इतना हो जाना चाहिए। ओके, वो मेजर्ड है। We keep it for some time and we find that the pressure has gone below the value which we expected. और प्रेशर below क्यों चला गया? Because some of the gas has been taken away by the adsorbent. तो सिस्टम में गैसियस फेज में जो गैस है वो कम हो गई, प्रेशर कम हो गया, पता चल गया कितना एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, फिर प्रेशर बढ़ा दिया, फिर एक एक्सपेक्टेड प्रेशर था, पता चला प्रेशर उससे थोड़ा और कम हो गया। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते चले जा रहे हैं, जो डिक्रीज होना चाहिए हर बार वो कम होता चला जा रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां पे हमने प्रेशर बढ़ाया और वो कांस्टेंट रह गया, फिर बढ़ाया फिर कांस्टेंट रह गया, फिर बढ़ाया फिर कांस्टेंट हो गया। उस समय ये पता चल रहा है कि अब एब्जॉर्प्शन बंद हो गया। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट हो गया। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैसेस मॉलिक्यूल्स पास आएंगे और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। देख बेटा सर, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? सर एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना। गैस मॉलिक्यूल्स रिपेल करते हैं? बता कौन से गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं? बता कौन सा करता है? ऐसे दो गैस मॉलिक्यूल्स बता जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इतना आसान होता है, सारे करेंगे। दो पूछे हैं, बता। दो बोल, बोल अपनी मर्जी से बोल, दो कोई से भी का क्या मतलब है? ऑक्सीजन ले लो, दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। प्रेशर बढ़ाने पे डिपेंड। प्रेशर बढ़ाने पे लिक्विफाई होता है या रिपेल करता है? लिक्विफाई का मतलब? लिक्विफाई का मतलब रिपल्शन। क्यों बोल देते हो यार? अच्छा चल, दो गैस मॉलिक्यूल्स रिपेल करेंगे, क्यों करेंगे? बोल। कुछ भी कहीं भी चिपका देना होता है ना। फिर अरे भैया, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कभी भी रिपल्सिव फोर्स होता ही नहीं है। वीक वैन डर वाल्स फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, रिपल्सिव तो कभी होता ही नहीं है। फिर what he had given the answer was correct. उसकी गलती सिर्फ ये हुई थी, उसने वर्ड रेट यूज कर लिया था, उसको यूज करना था वर्ड अमाउंट। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते चले जाते हैं, गैस का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है।
इनिशियली हमारे पास जो सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट है वो ह्यूज है, ठीक है। जब कोई चीज ह्यूज होती है तो वो कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम टर्म्स में नहीं आती। तो यहां पर द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन यानी कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है बिकम्स डिपेंडेंट ओनली ऑन द प्रेशर ऑफ द गैस। तो प्रेशर ऑफ द गैस जैसे जैसे बढ़ाते चले जाते हैं अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ता चला जाता है। एट अ सर्टेन टाइम एज ही सजेस्टेड परफेक्टली राइट, दैट वाज कि एक लिमिट के बाद द सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट डज नॉट रिमेन ह्यूज एक्सेस, इट ऑल्सो स्टार्ट बिकमिंग लिमिटिंग। तो जब हम यहां पे प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन बढ़ता है, लेकिन सरफेस कम होने से एड्सॉर्प्शन कम होता है। तो यहां पे एक फैक्टर फॉरवर्ड लेके जाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा फैक्टर बैकवर्ड लेके आने की कोशिश कर रहा है। Therefore, the increase is not linear. धीरे धीरे सरफेस कम होता चला जाता है और सरफेस जितना कम होता चला जाता है इंक्रीज ऑफ एड्सॉर्प्शन विद प्रेशर और कम होता चला जाता है। एक टाइम आता है जब पूरा का पूरा सरफेस कंज्यूम हो गया, और हम यहां पे मल्टीपल लेयर की बात नहीं कर रहे, हम सिंगल लेयर की बात कर रहे हैं। द मोमेंट द एंटायर सरफेस इज कंज्यूम्ड, उसके बाद आप जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा दो और एड्सॉर्प्शन नहीं होगा, एंड देयरफॉर इट बिकम्स अ कांस्टेंट। Is it clear? यही तो बात है, x by m बढ़ रहा है, x by m बढ़ रहा है। देखो एड्सॉर्प्शन इज एंट्रोपी नॉन फेवर्ड, तो जब हम यहां पे प्रेशर बढ़ाते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो एंट्रोपी की वो एड्सॉर्प्शन की तरफ जाता है। लेट्स से छोड़ यार सारी बातें छोड़, एड्सॉर्प्शन वगैरह भूल जा, कंडेंसेशन की बात कर, ठीक है। मेरे पास एक गैस है, लेट अस से मेरे पास ब्यूटेन है, ठीक है। मैंने ब्यूटेन के ऊपर प्रेशर बढ़ाया, जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ब्यूटेन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, मॉलिक्यूल्स पास आते जाएंगे एंड इट विल स्टार्ट कंडेंसिंग। मैं जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा इसकी कंडेंसिंग ज्यादा होती चली जाएगी, गैसियस फेज में कम होता चला जाएगा, लिक्विड फेज में ज्यादा होता चला जाएगा। एड्सॉर्प्शन इज सिमिलर टू कंडेंसिंग। इनफैक्ट आप कंडेंसिंग को मल्टी लेयर्ड एड्सॉर्प्शन बोल सकते हो। इज इट ओके? कंडेंसेशन इज मल्टी लेयर्ड एड्सॉर्प्शन। मतलब एक बड़े से वुड ब्लॉक के ऊपर x/m और एक छोटे वुड ब्लॉक के ऊपर x/m अलग-अलग होंगे। एक बड़े से वुड ब्लॉक के ऊपर और बड़े से वुड ब्लॉक के ऊपर जितना प्रेशर में बढ़ाऊंगा x/m बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जब कम प्रेशर था तो इस वुड का पूरा सरफेस ऑक्यूपाइड नहीं था, तो x/m के हिसाब से वो x/m कम था, क्योंकि m तो उतना ही है, x कम हो गया ना। तो जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाता जा रहा हूं m वहीं का वहीं है, x बढ़ता चला जा रहा है, तो x/m बढ़ता चला जा रहा है। इज इट क्लियर? बड़े वुड ब्लॉक पे तो वो गैस कहीं भी एब्जॉर्ब हो सकती है ना, होने दे, एक कोई पर्टिकुलर वो तो नहीं है नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी का क्या कहता है, कहीं पे कोई स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्या पूरे ऊपर? नहीं है ना सर। पर जब एरिया कम हो जाएगा, मतलब जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे और जब वो लिमिटिंग वैल्यू के पास आ जाएंगे तो सर तब तो हमारे पास बहुत कम एरिया है ना जहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो सकती है। तो सर अब वो गैस एब्जॉर्ब होना चाहेगी, नहीं होना चाहिए, प्रेशर की वजह से हम जबरदस्ती करवा रहे हैं। करवा रहे तो चाह रही है, मतलब वो होगा ना एब्जॉर्ब। हाँ, तो जितने सरफेस बचा है उस पे हो रहा है ना। मैं कह रहा हूँ कि मतलब ये एब्जॉर्ब होना चाहता है और वो लिमिटिंग है, वो खत्म हो रहा है, तो वो उसको अपोज कर रहा है। अपोज कुछ नहीं कर रहा। गैस का मॉलिक्यूल देखो, गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली स्ट्राइक करते हैं। अब ये सरफेस है, पूरा खाली है, तो गैस का मॉलिक्यूल जहां स्ट्राइक कर रहा है वहीं एब्जॉर्ब हो रहा है। मैं कह रहा हूँ अब ये सरफेस कंज्यूम हो रहा है, अब गैस का मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहा है, पता चला वहां पे पहले ही गैस का मॉलिक्यूल है। सर यूनिट मास में चेंज क्यों होगा इसमें? किस यूनिट मास में? सर एक्स m सेम है, m में चेंज नहीं हुआ। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पर यूनिट मास सुन, था। m कांस्टेंट है, m में चेंज नहीं होगा। जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं, द अमाउंट ऑफ द गैस स्टिकिंग टू द सरफेस वो इंक्रीज हो रही है। सर एक्सपेंड का मतलब ये नहीं था अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट पर यूनिट मास ऑफ एब्जॉर्बेंट। तो एड्सॉर्बेंट कांस्टेंट है ना बेटा, सर तो एड्सॉर्बेट चेंज हो रहा है, यूनिट मास पे तो एब्जॉर्बेंट भी कांस्टेंट नहीं है, यही तो बात है। मल्टीलेयर हो नहीं सकता। मल्टी लेयर नहीं है, सिंगल लेयर है। एक सिंपल सी बात छोड़ो, ये क्लास है, ठीक है, स्टूडेंट आए, एक एक करके बैठते चले गए, पहले एक बेंच पे एक बैठा, बैठ गए सारे, फिर और स्टूडेंट आ गए, तो अब एक बेंच पे दो हो गए,
तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पर बेंच इंक्रीज हो गया ना। पहले मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे थे, आते चले गए, अरेंज रैपिड रैंडम 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 पूरे में फैल गए, यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर से और आए मॉलिक्यूल्स, जब और मॉलिक्यूल्स आए तो अब भी वो रैंडम स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन अगर वो उस पोजीशन पे स्ट्राइक कर देते जहां पे मॉलिक्यूल है तो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे, लेकिन चांस की बात है वहां स्ट्राइक कर देते जहां पे मॉलिक्यूल नहीं है तो एब्जॉर्ब हो रहे हैं। पहले 10 मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे थे, 10 के 10 एब्जॉर्ब हो रहे थे, अब 10 मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे हैं तो 5 एब्जॉर्ब हो पा रहे हैं, क्योंकि 5 जो खाली जगह पे स्ट्राइक कर रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, जो भरी हुई जगह पे स्ट्राइक कर रहे हैं वहां पे एब्जॉर्ब नहीं हो रहे। और जैसे जैसे मैं बढ़ाता चला जाऊंगा तो धीरे धीरे अब पहले 10 में से 10 एब्जॉर्ब हो रहे थे, फिर 10 में से 8 एब्जॉर्ब हो रहे हैं, फिर 10 में से 7 एब्जॉर्ब हो रहे हैं, फिर 10 में से 5, 3, 2, 1, पूरा सरफेस ऑक्यूपाइड, 10 स्ट्राइक कर रहे हैं, एब्जॉर्ब एक भी नहीं हो रहा। इज इट क्लियर? जो एब्जॉर्ब हो गए वो तो ऑलरेडी स्टिकिंग है, एक्सेस की बात कर रहे हैं। तो एक्स बाय एम धीरे धीरे बढ़ता चला गया ना, पहले 10 स्ट्राइक कर गए तो एक्स बाय एम 10 हो गया, फिर 9 और कर गए तो एक्स बाय एम 19 हो गया, फिर 7 और कर गए तो एक्स बाय एम 26 हो गया, बढ़ता जा रहा है। लेकिन हर 10 के स्ट्राइकिंग में पहले 10 था, फिर 9 हुआ, 7, 5, 3, 2, 1, 0। जो हो गया एब्जॉर्ब हो गया और नहीं हो पा रहा। ये देखो ना, ग्राफ इंक्रीमेंट पे ही जा रहा है, डिक्रीमेंट नहीं हो रहा। जो एब्जॉर्ब हो गया वो निकल नहीं रहा है, पर और एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। कांस्टेंट। इज इट क्लियर? दैट इज फंड। बेटा देखो, केमिस्ट्री है, स्टैटिक नहीं होता, डायनामिक ही होता है। अब ऐसा नहीं है कि एक मॉलिक्यूल ने स्ट्राइक किया, जो पहले से स्ट्राइक करा, हो सकता है धक्का मार के इसको हटा दे, ये स्ट्राइक कर जाए, है डायनामिक ही, बट मेजरमेंट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट नहीं हो रही, मॉलिक्यूल बहुत सारे हो रहे हैं ना, ये बात है। केमिस्ट्री स्टैटिक नहीं होती, ठीक है।